हेलो दोस्तों, एक कम्यूटर मोटरसाइकिल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसको फ्यूल एफिशिएंट होना होता है, उसको लो ऑन मेंटेनेंस होना होता है, उसको ड्यूरेबल और रिलायबल भी होना होता है। इसी के साथ अगर वो एक 125 सीसी मोटरसाइकिल है तो लोग उससे थोड़े बहुत परफॉर्मेंस की भी उम्मीद कर लेते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रीमियम 125 सीसी कैटेगरी में आती है और कंपनीज कभी कभी इनको स्पोर्ट्स कम्यूटर भी बोल दिया करती हैं। इन तीनों मोटरसाइकिल्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे और इनके सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी बताएंगे ताकि आप भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नोमैटिक अस। सबसे पहले आपको तीनों मोटरसाइकिल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। पहली मोटरसाइकिल है बजाज की पल्सर NS 125 जो NS 200 और NS 160 की सबसे छोटी सिबलिंग है। और भले ही इसमें एक छोटा इंजन आता हो लेकिन इसके लुक्स बिल्कुल बड़ी पल्सर जैसे ही हैं। दूसरी मोटरसाइकिल TVS की तरफ से है जिसका नाम है रेडर 125, जिसको TVS ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था और तब से इसने अपने गुड लुक्स और बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से 125 सीसी सेगमेंट में धमाल मचा दिया है। तीसरी मोटरसाइकिल एक न्यूबॉर्न बेबी है हीरो की तरफ से जिसका नाम है एक्सट्रीम 125R, जो अपने स्पोर्टी लुक्स और बहुत सारे बेस्ट इन क्लास और फर्स्ट इन क्लास फीचर्स के लिए आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस एस्पेक्ट के बारे में जो हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटरसाइकिल के लुक्स और उसकी स्टाइलिंग। बात करें NS 125 की तो उसमें आपको बिल्कुल सिमिलर लुक्स मिलते हैं जो आपको NS 200 या NS 160 पर मिलते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 10 में से 8 लोगों को तो ये लुक्स पसंद आ ही जाते हैं। फ्रंट में एक वुल्फ इंस्पायर्ड फेस, छोटी सी विंडशील्ड, एक बड़ा मस्कुलर फ्यूल टैंक, काफ़ी बड़े दिखने वाले श्राउड्स इसको एक बढ़िया और गुड लुकिंग मोटरसाइकिल बना देते हैं। इस मोटरसाइकिल पर आपको एक ऊंचा रियर एंड देखने को मिलता है जो इसको एक काफ़ी स्पोर्टी स्टांस प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, साल 2012 में जब NS लॉन्च हुई थी तब से इसके लुक्स में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आया नहीं है और लगभग सेम लुक्स ये अभी भी कैरी करती है, इसलिए इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी आउटडेटेड आपको लग सकती है। बात करें TVS रेडर की तो इसके लुक्स काफ़ी सिंपल और सॉर्टेड से हैं। इसमें भी आपको एक स्लीक सा और बहुत वेल डिज़ाइन फ्रंट देखने को मिलता है जो थोड़ा बहुत अपाचे 4V से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। फ्यूल टैंक की डिज़ाइन आपको इसकी भी काफ़ी बढ़िया लगेगी और यहाँ भी टैंक श्राउड्स मौजूद हैं जिसपे TVS का घोड़ा या कहें तो लोगो मौजूद है। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल का रियर एंड उतना उठा हुआ नहीं है जितना कि NS का है, लेकिन ओवरऑल इसकी डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। हीरो ने एक्सट्रीम 125R के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है इसलिए डिज़ाइन आपको थोड़ी सी बिजी लग सकती है। मोटरसाइकिल का फ्रंट एंड काफ़ी शार्प लगता है लेकिन कोई विंडशील्ड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। टैंक की बात करें तो एक करिश्मा XMR से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है क्योंकि उसकी ही तरह यहाँ पर भी आपको टैंक पर लेयर्स देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी बड़े और वाइड से श्राउड्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं और राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैंक और श्राउड्स मिलकर आपको काफ़ी बढ़िया लुक प्रदान करेंगे। ये बिल्कुल भी एक 125 सीसी मोटरसाइकिल की तरह नहीं दिखती बल्कि एक बड़ी मोटरसाइकिल का फील आपको देती है। रियर एंड इस मोटरसाइकिल का भी NS की तरह काफ़ी उठा हुआ है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मॉडर्न और स्पोर्ट डिज़ाइन यहाँ पर दी गई है जो यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अपील करने वाली है। अब दोस्तों, तीनों मोटरसाइकिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में साइड बाय साइड बात कर लेते हैं। पहला, तीनों मोटरसाइकिल्स पर आपको फ्यूल टैंक पर फाइबर कवर मिलता है, मेटल वाले फ्यूल टैंक आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। दूसरा, तीनों ही मोटरसाइकिल्स आपको डुअल टोन कलर स्कीम से मिल जाती हैं। तीसरा, तीनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको एक फाइबर का इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है। NS का इंजन गार्ड तो प्योरली एस्थेटिक्स इंप्रूव करने का काम करता है, लेकिन जो TVS रेडर और एक्सट्रीम पर इंजन गार्ड मिलता है वो आपके इंजन को छोटे मोटे इम्पैक्ट से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। चौथा, NS और एक्सट्रीम पर एक टेल टाइडी आपको देखने को मिल जाता है जिसके साथ में एक टायर हैगर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं TVS रेडर पर एक प्रॉपर रियर फेंडर कंपनी ने यूज़ किया है जो मोटरसाइकिल के डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है और काफ़ी यूजफुल भी है। पांचवा, NS और एक्सट्रीम पर आपको स्प्लिट टाइप के ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं जो देखने में तो काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं लेकिन इस पर आपको उतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिल पाएगी। वहीं TVS रेडर पर आपको ट्रेडिशनल टाइप के ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे TVS ने काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किए हैं और उसके साथ में आपके हाथों को इस पर काफ़ी बढ़िया ग्रिप भी मिल जाएगी। छठा, NS पर जैसा आप जानते हैं एक अंडरबेली एग्जॉस्ट कंपनी ने दिया हुआ है जो बेरली ही दिखाई देता है पर मोटरसाइकिल को ये एक काफ़ी बढ़िया बैलेंस देता है। TVS रेडर की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल टाइप का एग्जॉस्ट दिया गया है जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी ब्रॉड है लेकिन देखने में काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है।
अगर बात करें नई एक्सट्रीम 125R की, तो कंपनी ने इस पर एक काफ़ी स्पोर्टी एग्जॉस्ट दिया है और अगर आप इसको ठीक से नोटिस करेंगे तो एक करिश्मा XMR के एग्जॉस्ट से बिल्कुल सिमिलर है। सातवां, NS और रेडर पर आपको एक ट्रेडिशनल साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम 125R पर हीरो ने एक नई तरीके का साड़ी गार्ड इंस्टॉल किया है। ये चेन कवर से लगा हुआ है, फाइबर का है और ये रियर टायर के ऊपरी हिस्से को ढक लेता है। ये देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्योंकि ये फाइबर का है तो ओवर द टाइम आपको इसमें जंग लगने जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आठवां, NS पर आपको क्लिप ऑन टाइप के हैंडलबार्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स पर आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइप के हैंडलबार्स मिलते हैं। हालांकि तीनों मोटरसाइकिल्स की जो राइडिंग पोजीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि राइड करते वक्त ट्रेडिशनल टाइप के हैंडलबार्स थोड़े ज़्यादा बेटर फील होते हैं। इसी के साथ TVS की रेडर पर आपको क्लच और ब्रेक लीवर्स सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। दोस्तों, तीनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड राइडिंग पोजीशन नहीं मिलती। आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठते हैं तीनों मोटरसाइकिल्स पर, लेकिन प्योर कम्यूटर्स की तरह आप एकदम भी सीधा नहीं बैठते, आप हल्का सा आगे की तरफ लीन रहते हैं और इसकी वजह से आपको एक स्पोर्टी राइडिंग स्टांस में देखने को मिल पाता है। इसी के साथ तीनों ही मोटरसाइकिल्स के जो फुट पैक्स हैं वो भी थोड़ा सा रियर सेट है, जिसकी वजह से भी आपको एक स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इन तीनों मोटरसाइकिल्स में NS 125 की सीट हाइट सबसे ज़्यादा है विद 805 mm। उसके बाद आती है एक्सट्रीम 125R विद 794 mm ऑफ सीट हाइट और सबसे कम सीट हाइट है TVS रेडर की विद 780 mm। तो जिन लोगों की हाइट थोड़ी सी कम है या उनको ऊंची सीट हाइट से थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनके लिए TVS रेडर एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर सीट हाइट आपके लिए एक प्राइमरी डिसाइडिंग फैक्टर है तो TVS रेडर पर लगभग हर हाइट के राइडर के पैर आराम से ज़मीन तक पहुंच जाएंगे और आपको टिप टो करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। पिलियन सीट्स भी NS और एक्सट्रीम पर आपको थोड़ी सी ऊंची देखने को मिलेगी और हो सकता है कई बार आपके पिलियन को इस पर चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। वहीं TVS रेडर की जो पिलियन सीट है वो उतनी ऊंची नहीं है और काफ़ी एक्सेसिबल भी लगती है। इसी के साथ जहाँ एक्सट्रीम और NS पर आपको सिर्फ स्प्लिट सीट के ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वहीं TVS रेडर पर आपको एक सिंगल सीट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो मुझे लगता है कि राइडर और पिलियन दोनों के लिए बेस्ट कंफर्ट ऑफर करेगा। बात करें सीट कंफर्ट की, तो मेरे हिसाब से इन तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको सबसे ज़्यादा हार्ड कुशनिंग NS की सीट पर देखने को मिलने वाली है। तो इफ़ यू आर समवन जो पिलियन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, मेरे हिसाब से उनको NS को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी पिलियन सीट काफ़ी ऊंची है और दूसरा इसका जो कुशन है वो भी काफ़ी हार्ड है। दोस्तों, हार्ड सीट कुशनिंग कई बार लंबे हाईवे राइड्स पर काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं, लेकिन क्योंकि ये कम्यूटर मोटरसाइकिल्स हैं, ये उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प सिटी यूज़ में नहीं करेगी। एक्सट्रीम पर सीट कुशनिंग तो हीरो ने ऐसा लगता है बढ़िया प्रोवाइड करी है, लेकिन पिलियन सीट यहाँ भी काफ़ी ऊंची है। पिलियन कंफर्ट के हिसाब से TVS रेडर आपके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पर आपको एक बढ़िया सीट कुशनिंग मिल जाती है, दूसरा जो रियर सीट है यानी पिलियन सीट है वो ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, और तीसरा इसमें जो सिंगल सीट वाला ऑप्शन है वो आपको एडिड कंफर्ट प्रोवाइड करने में सक्षम है। दोस्तों, सस्पेंशन के मामले में हीरो एक्सट्रीम 125R सबसे एडवांस सेटअप के साथ में आती है। फ्रंट में यहाँ पर 37 मिलीमीटर डाय वाले काफ़ी चौड़े टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं, जो आपको इस कैटेगरी की किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलेंगे। और रियर में आपको एक मोनोशॉक देखने को मिलता है, जो एज पर हीरो उन्होंने शोवा के साथ मिलकर इस मोटरसाइकिल के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, जिसका प्रीलोड 7 स्टेप एडजस्टेबल है। NS और रेडर पर भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स ही देखने को मिलते हैं, पर ये उतने चौड़े नहीं हैं, और रियर में दोनों पर ही एक मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है, जो गैस चार्ज होने के साथ में 5 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल भी है। दोस्तों, इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको काफ़ी अलग तरह के फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। जहां NS 125 पर आपको एक पेरीमीटर फ्रेम लगा हुआ मिलता है, ये इसको एक काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग और मजबूती तो देता है, लेकिन ये फ्रेम थोड़ा सा हैवी है, जो इसके 144 किलो के कर्व वेट से रिफ्लेक्ट भी होता है। एक्सट्रीम 125 पर आपको एक डायमंड फ्रेम देखने को मिलता है, जो कम्यूटर बाइक पर काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये सिंपल और मजबूत होने के साथ में कंपैरेटिवली हल्का भी होता है, इसीलिए एक्सट्रीम 125R का कर्व वेट 136 किलो है, जो NS से पूरे 8 किलो कम है। लेकिन दोस्तों, तीनों में सबसे हल्की है TVS रेडर, जिसका कर्व वेट सिर्फ 123 किलो है और ये एक्सट्रीम से भी 13 किलो कम है। TVS ने रेडर पर एक सिंगल क्रेडल या सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जिसके लाइट वेट की वजह से ये काफ़ी अजाइल और इजी टू मनूवर मोटरसाइकिल बन जाती है। लेकिन दोस्तों, लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि ये मजबूत नहीं है। ये फ्रेम काफ़ी मजबूत होता है और ये भी कम्यूटर्स पर काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है।
दोस्तों इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स पर इंजन फ्रेम के एक स्ट्रेच मेंबर की तरह एक्ट करता है। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जिसको भीड़ भाड़ में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या तंग गलियों में चलाना काफ़ी आसान हो और जिसको आप टाइट स्पेसेस में भी काफ़ी इजीली पार्क कर सकें, तो टीवीएस रेडर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकती है। दोस्तों इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर्स। टायर साइज़ की बात करूं तो एक्सट्रीम 125R पर आपको सबसे चौड़े टायर्स देखने को मिलते हैं, जहां फ्रंट पे 90/90 सेक्शन का और रियर में एक 120/80 सेक्शन का काफ़ी चौड़ा टायर आपको देखने को मिल जाएगा। NS और रेडर पर एकदम सिमिलर टायर साइज़ का इस्तेमाल किया गया है, जहां फ्रंट पे 80/100 सेक्शन का और रियर में 100/90 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाता है। NS और एक्सट्रीम दोनों में ही MRF के टायर्स यूज़ किए गए हैं, वहीं रेडर पर आपको TVS के टायर्स देखने को मिल जाएंगे। टायर्स के लिहाज से बात करूं तो एक्सट्रीम 125R पर आपको एक बढ़िया सेटअप मिलता है और उम्मीद यही है कि इसकी जो ग्रिप है और जो फील है वो भी तीनों में सबसे बढ़िया होगी। दोस्तों ब्रेक्स की बात की जाए तो हीरो एक्सट्रीम 125R सेगमेंट की पहली ऐसी मोटरसाइकिल बन जाती है जिस पे आपको फ्रंट में एक बड़ा 276 मिलीमीटर वाला डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS। लेकिन ये सेटअप फिलहाल एक्सट्रीम 125R के टॉप वेरिएंट पर ही अवेलेबल है। एक्सट्रीम के बेस वेरिएंट पर आपको 240 मिलीमीटर वाले डिस्क ब्रेक के साथ में CBS मिल जाता है। रियर में दोनों ही वेरिएंट्स पर एक 130 मिलीमीटर डायल वाला ड्रम ब्रेक दिया गया है CBS के साथ। NS 125 और रेडर पर आपको एक्जैक्टली सेम ब्रेक सेटअप देखने को मिलता है, जहां फ्रंट में आपको एक 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक और रियर में आपको एक 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिल जाता है CBS के साथ पे, जिसको बजाज CBS और TVS SBT कहता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ब्रेक से डिपार्टमेंट में हीरो ABS को इंट्रोड्यूस करके कॉम्पिटिशन से एक कदम आगे चला गया है। दोस्तों NS 125 पर आपको एक 124.45 सीसी का फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिलता है जो 11.82 bhp की पीक पावर प्रोड्यूस करता है 8500 RPM पर और 11 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7000 RPM पर। बात करें TVS रेडर की तो इसका 124.8 सीसी का इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टर इंजन 11.22 bhp की पीक पावर प्रोड्यूस करता है 7500 RPM पर और 11.2 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पर। और फाइनली अगर बात करें एक्सट्रीम 125R की तो इसका 124.7 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 11.4 bhp की पीक पावर प्रोड्यूस करता है 8250 RPM पर और 10.5 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पर। वैसे पेपर पे देखा जाए तो तीनों मोटरसाइकिल्स लगभग सेम पावर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन NS इनमें से सबसे आगे है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये पावर काफ़ी हाई RPM में जाके प्रोड्यूस होता है और कुछ सेम कहानी एक्सट्रीम 125R की भी है। वहीं TVS रेडर का जो पीक पावर है वो कंपैरेटिवली कम RPM पर बन जाता है, मतलब इंजन पर ज़्यादा लोड दिए बगैर। एक और बात जो नोटेबल है वो है इनका वेट। NS 144 किलो के साथ इन तीनों में सबसे भारी है और रेडर 123 किलो के साथ इनमें सबसे हल्की। तो पावर टू वेट रेशियो रेडर का सबसे बढ़िया है। बात करें एक्सट्रीम की तो वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। टॉर्क के मामले में भी TVS सबसे आगे है और ये अपना पीक टॉर्क भी काफ़ी कम RPM पर बना देती है और कुछ सेम केस एक्सट्रीम 125R का भी है। वहीं NS का पीक टॉर्क कंपैरेटिवली हायर RPM पर जाके प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से रेडर और एक्सट्रीम आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या भीड़ भाड़ वाली सिटी कंडीशंस में काफ़ी ट्रैक्टेबल फील होंगी और इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको स्लो स्पीड पर बार बार गियर शिफ्ट करने की या गियर डाउन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर आप 20 की स्पीड पर तीसरे या चौथे गियर पर भी चल रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको महसूस होने वाली नहीं है। NS पर ये चीज़ शायद आप उतना इफेक्टिवली अचीव ना कर पाएँ। हो सकता है यहाँ पर आपको स्लो स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा गियर शिफ्ट्स करने पड़े और लगातार आपको सेकंड गियर, फर्स्ट गियर या थर्ड गियर पे स्विच करते रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ बेसिक बातें इन तीनों मोटरसाइकिल्स के इंजन्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ खास बातों के बारे में इन इंजन्स के बारे में और उसके बेसिस पे डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से सबसे प्रैक्टिकल आपके लिए कौन सा हो सकता है। सो दोस्तों NS 125 के इंजन में आपको ट्विन स्पार्क प्लग्स के साथ में 4 वाल्व्स मिल जाते हैं, 2 इंटेक के लिए और 2 एग्जॉस्ट के लिए। इससे एयर फ्यूल मिक्सचर के इंटेक का फ्लो बढ़िया तरीके से कंबशन चैम्बर में हो पाता है और आपकी जो मोटरसाइकिल है वो बेटर तरीके से ब्रीथ कर पाती है 2 वाल्व सेटअप के कंपैरिजन में। इससे अल्टीमेटली फ्यूल एफिशिएंटली बर्न होता है और आपकी मोटरसाइकिल एक बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी और पावर डिलीवर करती है। इसी के साथ 2 एग्जॉस्ट वाल्व से मेक श्योर करते हैं कि जो भी बर्न्ड गैसेस हैं वो कंबशन चैम्बर से अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए और गाड़ी ओवरहीट ना हो या ज़्यादा हीट ना हो।
NS125 0 to 60 km/h की स्पीड 6.6 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और मेरे हिसाब से इसकी जो रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी है वो लगभग 50 से 55 km/लीटर की होनी चाहिए और इस पर आपको एक 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। राइडर पर टीवीएस ने यूज़ किया है एक 3 वैल्व सेटअप। आप सोच सकते हैं कि 3 वैल्व का सेटअप कैसे काम करता होगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि इनटेक हमेशा एग्जॉस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंजन में। तो यहाँ पर जो 2 वैल्व्स हैं वो इनटेक वैल्व्स हैं और एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पर 1 वैल्व का इस्तेमाल किया गया है। और एक के बजाय 2 इनटेक वैल्व होने का एडवांटेज क्या होता है ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था। रेडर 0 to 60 km/h की स्पीड 5.9 सेकंड्स में ही अचीव कर लेती है और मेरे हिसाब से रियल वर्ल्ड में ये आपको लगभग 60 km/लीटर की एवरेज आराम से दे देगी, ऑल थैंक्स टू इट्स लाइट वेट। इसी के साथ टीवीएस ने रेडर पर इंटेलिगो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट होती है और अगर गाड़ी का इंजन कुछ देर के लिए आइडलिंग पर होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंजन अपने आप शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है और जैसे ही आप थ्रॉटल को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ये अपने आप स्टार्ट भी हो जाती है बिना ज़्यादा शोर करे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी फ्यूल का वेस्टेज कम होता है और मोटरसाइकिल आपको बढ़िया माइलेज डिलीवर करने में सक्षम हो पाती है। इसी के साथ इसके सारे ही वेरिएंट्स पर आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, पहला है इको और दूसरा है स्पोर्ट। तो अगर आप इसको इको मोड पर चलाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा बेटर फ्यूल इकोनॉमी दे पाएगी और अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पर चलाएंगे तो थोड़ा सा बेटर एक्सीलरेशन आपको मिल पाएगा। दोस्तों एक 125 सीसी मोटरसाइकिल में राइडिंग मोड्स का होना एक काफ़ी बढ़िया बात है। एक और खासियत जो आपको टीवीएस रेडर के इंजन पर देखने को मिलेगी वो है इसकी ऑयल कूलिंग। जहां बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स पर आपको एयर कूलिंग मिलती है, वहीं टीवीएस रेडर पर आपको एयर ऑयल कूलिंग मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ कोई ऑयल कूलर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी क्लेवर सी टेक्नोलॉजी टीवीएस ने यूज़ करी है ताकि वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग भी कर सके और थोड़ा एफिशिएंटली इंजन कूलिंग भी हो सके। तो क्लच साइड में इन्होंने एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट सा प्रोवाइड किया है, बनाया है और वहाँ पर कुछ फिन्स लगा दिए हैं ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा सा एफिशिएंटली कूल हो सके इन कंपैरिजन टू एयर कूल्ड इंजन्स। हालांकि उतना एफिशिएंट ऑयल कूलिंग नहीं है जितना कि आपको बाकी गाड़ियों में देखने को मिलती है, जहां पर एक रेडिएटर मौजूद होता है छोटा सा, पर फिर भी कंपैरेटिवली एक एयर कूल्ड इंजन से ये काफ़ी बेहतर काम करती है। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक्सट्रीम 125R के इंजन के बारे में कुछ खास बातें बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल नोमैडिक अस। आपके इस छोटे से एफर्ट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही और वीडियोज़ बना पाते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को ग्रो होने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हीरो क्लेम करता है कि उन्होंने एक्सट्रीम 125R के लिए एक बिल्कुल नए इंजन को डेवलप किया है जिसको उन्होंने स्प्रिंट EBD का नाम दिया है। यहाँ स्प्रिंट का फुल फॉर्म है स्मूथ पावर डिलीवरी एंड इंस्टेंट टॉर्क और EBD का फुल फॉर्म है इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हीरो क्लेम करता है कि उन्होंने इस मोटरसाइकिल पर साइलेंट कैम चेन मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया है और इस सब की वजह से आपको इस मोटरसाइकिल के इंजन पर बेस्ट इन क्लास रिफाइनमेंट मिल पाएगा। हालांकि काफ़ी ढूंढने के बाद भी मैं ये नहीं जान पाया कि हीरो ने इस इंजन पर कितने वैल्व्स का सेटअप यूज़ किया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल ही नहीं थी। 0 to 60 km/h की स्पीड ये मोटरसाइकिल भी 5.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और अपने लॉन्च इवेंट में हीरो ने क्लेम किया कि ये मोटरसाइकिल आपको 66 km/लीटर तक की फ्यूल इकोनॉमी देने में सक्षम है। हालांकि मेरे हिसाब से रियल लाइफ सिनेरियोज़ में ये मोटरसाइकिल भी आपको लगभग 60 km/लीटर तक की फ्यूल इकोनॉमी दे पाएगी। एक्सट्रीम 125R रेडर से काफ़ी भारी है, लेकिन एक्सेलरेशन और फ्यूल इकोनॉमी के मामले में दोनों लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस डिलीवर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ NS125 इन दोनों से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। एक्सट्रीम और रेडर दोनों पर ही आपको एक 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा और आराम से ही आपको 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज डिलीवर कर देंगी। दोस्तों NS और एक्सट्रीम पर आपको एक किक स्टार्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन रेडर पर आपको ये नहीं मिलेगा। तो अगर किक स्टार्टर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मोटरसाइकिल में मौजूद हो, तो आपको रेडर को अपनी लिस्ट से हटाना पड़ेगा और इन दोनों मोटरसाइकिल्स में ही आपको किसी को चूज़ करना पड़ेगा। इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि हीरो और टीवीएस ने यहाँ काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये दोनों इंजन काफ़ी मॉडर्न है और रिफाइंड भी। ये आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में एक बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी भी डिलीवर करने में सक्षम है। NS का इंजन मुझे पर्सनली थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, हालांकि पेपर पे सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर करने का दावा करती है।
दोस्तों NS125 पर आपको एक काफ़ी आउटडेटेड सा लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ टेल लाइट ही आपको LED में देखने को मिलती है, बाकी हेडलाइट आपको हेलोजन में और इंडिकेटर्स आपको बल्ब टाइप के मिलेंगे, उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। इसी के साथ कोई भी DRL आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको 2 पायलट लैंप देखने को मिलते हैं फ्रंट में, वो भी बल्ब टाइप हैं। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो भी काफ़ी बेसिक सा है और वही पुराना वाला सेटअप आपको देखने को मिलता है जो पहले से NS पे चला आ रहा है। यहाँ एक एनालॉग टैकोमीटर के साथ डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, साथ ही ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर्स, फ्यूल गेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, साइड स्टैंड इंडिकेटर और टाइम जैसी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। NS200 की तरह यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा न्यूट्रल, बैटरी वार्निंग और इंजन मैल फंक्शन जैसे टेल लैम्प्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। हीरो ने एक्सट्रीम 125R पर एक LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल का यूज़ किया है और इस पर भी आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, RPM, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो NS पर आपको नहीं मिलता। लो फ्यूल, इंजन मैल फंक्शन, साइड स्टैंड, न्यूट्रल, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर और ABS के लिए टेल लैम्प्स या वार्निंग लैम्प्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लाइट्स के सेटअप के मामले में हीरो इन तीनों में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है एक ऑल LED सेटअप विद फर्स्ट इन क्लास LED प्रोजेक्टर सेटअप लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए भी यहाँ पर 2 LED लैम्प्स मौजूद हैं। इसी के साथ एच शेप्ड LED DRLs भी फ्रंट में दिए गए हैं, जिनका लुक्स मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बुरे भी नहीं है। रियर में भी एक बढ़िया सी दिखने वाली LED टेल लैम्प हीरो ने यहाँ पर यूज़ करी है और एक कदम आगे जाकर इन्होंने फर्स्ट इन क्लास LED टर्न इंडिकेटर्स भी इस मोटरसाइकिल पर लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, इस मोटरसाइकिल पर हीरो ने हज़ार्ड लैम्प्स के लिए एक डेडिकेटेड स्विच भी दे दिया है, जो आमतौर पर हमें एक 125cc मोटरसाइकिल पर देखने को नहीं मिलता। TVS रेडर पर भी आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं LED DRLs के साथ में, जिनकी डिज़ाइन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपाचे 4V से इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन नो डाउट ये डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया भी लगती है। टेल लैम्प की डिज़ाइन भी काफ़ी स्मार्ट सी है, लेकिन टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब टाइप से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल के मामले में रेडर सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि इसके टॉप एंड वेरिएंट पर आपको एक 5 इंच का बड़ा TFT कंसोल देखने को मिलता है विद एम्बिएंट सेंसर, जिसकी वजह से इसकी जो लाइट है वो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इसमें आपको बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है वो तो मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा आप इसको TVS की ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन या मोबाइल पर आने वाले कॉल्स या मैसेज जैसे नोटिफिकेशन को भी इस पर देख सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि इसको आप वॉइस कमांड्स देकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। प्रीमियमनेस एट इट्स बेस्ट। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को कंट्रोल करने के लिए भी TVS ने हैंडल बार पर डेडिकेटेड बटन्स दिए हैं, जो मुझे एक काफ़ी प्रीमियम टच लगा। अब दोस्तों ये तो हुई टॉप एंड वेरिएंट की बात। इसके अलावा सारे वेरिएंट्स पर आपको एक रिवर्स LCD स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, और इस पर भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। एक्सट्रीम और रेडर के जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स हैं वो आपको लगभग एक जैसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर आप रेडर के जो टॉप एंड वेरिएंट है उसको छोड़ दें तो। लेकिन अगर आप एक बहुत ही एडवांस और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कंसोल चाहते हैं जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मोबाइल पर नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें आपको दे, तो आप TVS रेडर के जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके साथ में जा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बात करूं तो एक्सट्रीम 125R और TVS रेडर दोनों पर ही आपको एक USB सॉकेट मिल जाता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, लेकिन NS125 पर आपको ये देखने को नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ TVS रेडर पर मौजूद अंडर सीट स्टोरेज इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बना देते हैं, क्योंकि बाकी किसी मोटरसाइकिल्स में आपको इतना बड़ा स्टोरेज स्पेस देखने को नहीं मिलता सीट के नीचे, पर यहाँ पर TVS ने एक ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस भी दिया है। ये स्कूटी जितना बड़ा तो आपको नहीं मिलेगा जो स्कूटर्स पे मौजूद होता है, पर फिर भी आप इसमें एग्जाम्पल बारिश हो रही है या फिर इस तरीके का कोई सिचुएशन आ गया है तो आपके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो छोटा मोटा सामान आपका जो है वो यहाँ पर ईजिली आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के फीचर्स जो है मोटरसाइकिल को स्पेशली TVS रेडर को थोड़ा और प्रैक्टिकल बना देते हैं, और इन सब में से जो सबसे लेस प्रैक्टिकल मुझे लगती है वो है NS125। यहाँ पर दोस्तों मुझे ये तो ज़रूर लगता ही है कि एटलीस्ट मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट तो NS पर भी देना ही चाहिए था, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी नीड हो गई है। आजकल हर कोई मोबाइल पर मैप्स का इस्तेमाल करता है और अक्सर मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत हमें पड़ ही जाती है, तो वो बजाज को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है।
NS125 में दोस्तों एक ही वेरिएंट अवेलेबल है और इसका प्राइस नई दिल्ली में 99,571 रुपये से शुरू होता है। ये मोटरसाइकिल आपको 4 कलर्स में मिल जाएगी, फायरी ऑरेंज, बर्न्ट रेड, बीच ब्लू और प्यूटर ग्रे। टीवीएस सीट दोस्तों 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें पहला है सिंगल सीट वाला बेस वेरिएंट, जिसका दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस है 95,219 रुपीज़। इस वेरिएंट पर आपको 2 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, स्ट्राइकिंग रेड और विकेट ब्लैक। रेडर पर अगला वेरिएंट आपको स्प्लिट सीट वाला मिलता है, जिसका दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस है 96,219 रुपीज़, यानी पिछले वेरिएंट से 1,000 रुपये ज़्यादा। और इस वेरिएंट पर टीवीएस ने आपको 4 कलर ऑप्शंस की चॉइस दी है। रेडर के सेकंड टॉप वेरिएंट का नाम है SSE और इस पर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव से दिखने वाले ग्राफिक्स मिलते हैं 2 कलर ऑप्शंस के साथ। इस वेरिएंट का दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस है 99,319 रुपीज़। इस मोटरसाइकिल के टॉप वेरिएंट का नाम है SX, जिस पर आपको TFT स्क्रीन और कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं और इस पर भी 3 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1,02,770 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली। अब दोस्तों फाइनली अगर बात करें एक्सट्रीम वंडर 5R की, तो ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला वेरिएंट इसका कॉमी ब्रेकिंग सिस्टम वाला है, जिसमें आपको छोटा डिस्क मिलता है फ्रंट में और इसका एक्स शोरूम प्राइस 95,000 रुपीज़ है। और इसका दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको फ्रंट में एक बड़ा डिस्क देखने को मिलता है और इसके साथ में फ्रंट में ABS भी मौजूद है, ये आपको 99,500 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से मिल जाएगा। ये दोनों ही वेरिएंट्स आपको 3 कलर्स में मिल जाएंगे। पहला है कोबाल्ट ब्लू, दूसरा है फायरस्टॉर्म रेड और लास्ट में स्टैलियन ब्लैक। तो दोस्तों तीनों ही मोटरसाइकिल की साइड डिटेल्स हमने आपके सामने रख दी है, प्राइस, कलर्स और वेरिएंट के साथ में। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको इनमें से कौन सी लेनी है। आप इनमें से जो भी मोटरसाइकिल डिसाइड करें उससे पहले तीनों मोटरसाइकिल की एक टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप मोटरसाइकिल्स को अच्छी तरीके से फील करके अपने लिए एक बेस्ट मोटरसाइकिल चूज़ कर सकें। इन तीनों मोटरसाइकिल्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।